नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस समय बाबर ने भारत में आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक परिदृश्य, भारत का जो स्वरूप था राजनीतिक रूप से वो कैसा था, वो हम इसमें विस्तार से जानेंगे। राजनीतिक दशा कब की? जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा शोचनीय थी। उस समय भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य। भारत की राजनीतिक दशा को हम दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहले तो उत्तरी भारत के राजनीतिक राज्य, उसके बाद दक्षिणी भारत के राज्य। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य। सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली की। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। मतलब लोदी वंश का शासन था इब्राहिम लोदी, जो 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसका राज्य दिल्ली, आगरा, दोआब मतलब जो गंगा और यमुना के बीच का जो उपजाऊ प्रदेश था उसे दोआब कहा जाता था। और इस पर आधिपत्य का प्रयास सभी राजवंश, सभी राजा करते थे क्योंकि ये उपजाऊ प्रदेश था। जौनपुर, बयाना, चंदेरी तथा बिहार के कुछ भागों तक था। दिल्ली में शासन था इब्राहिम लोदी का और उसका राज्य दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर, बयाना, चंदेरी और बिहार के कुछ भागों तक सीमित था। इब्राहिम लोदी के कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार के कारण अनेक अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसमें विद्रोह करने वालों में एक तो था पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी। ये इसी का रिश्तेदार था, दौलत खां लोदी। इसने पंजाब में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और दूसरा था आलम खां। ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। ये भी दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। और बिहार में दरिया खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सुल्तान के अधीन मानने से मना कर दिया, दिल्ली के अधीन मानने से मना कर दिया दरिया खां। तथा उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुआ बहार खां। बिहार में जब दरिया खां ने विद्रोह की घोषणा कर दी, ये मर गया दरिया खां, उसके बाद बहार खां इसका पुत्र हुआ। तो उसने भी एक स्वतंत्र शासक की तरह आचरण करना शुरू कर दिया। जौनपुर में भी अफगान सरदारों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जौनपुर तो पंजाब का सूबेदार ये था दौलत खां लोदी, इसने विद्रोह कर दिया। इसके चाचा आलम खां लोदी, यह भी गद्दी हथियाना चाहता था। दरिया खां ये बिहार का था, इसने विद्रोह कर दिया। उसके बाद उसके पुत्र ने भी स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना शुरू किया। उसके बाद जौनपुर में भी अफगान सरदारों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस प्रकार अफगान सरदारों के विद्रोह के कारण राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। ये तो दिल्ली की स्थिति थी। दूसरा हम बात करें बंगाल की। बंगाल में क्या राजनीतिक स्थिति जब बाबर ने आक्रमण किया? फिरोज तुगलक के समय बंगाल हुसैनी राजवंश के अधीन एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो जब दिल्ली पर फिरोज तुगलक का शासन था 1351 से 1414 तक, उस समय ये बंगाल एक स्वतंत्र
राज्य बन गया था, हुसैनी राजवंश के अधीन, हुसैनी राजवंश का शासन इस पर हो गया था। इस राजवंश का पहला शासक था अलाउद्दीन हुसैन, जो एक योग्य शासक था, और उसकी मृत्यु के बाद 1519 ईस्वी में उसका पुत्र नुसरत शाह बंगाल की गद्दी पर बैठा। तो जब बाबर ने आक्रमण किया तो नुसरत शाह बंगाल का शासक था। तीसरी बात करें हम मालवा की, दिल्ली की स्थिति हो गई, बंगाल की हो गई, और उसके बाद मालवा। तो बंगाल में नुसरत शाह जो हुसैनी वंश का था, इसका शासन था। और मालवा यहाँ पर 1435 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया था और खिलजी राजवंश की नींव डाली। बाबर के आक्रमण के समय महमूद द्वितीय मालवा का शासक था। महमूद खिलजी द्वितीय ये मालवा का शासक था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने महमूद द्वितीय को प्रहारा करके उसे बंदी बना लिया, परंतु कुछ समय बाद ही उसे मुक्त कर दिया। 1531 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद बात करें हम चौथे राज्य की, गुजरात की। 1401 में गुजरात प्रांत दिल्ली से अलग हो गया था तथा यहाँ का प्रथम स्वतंत्र शासक मुजफ्फर शाह था। गुजरात का मुजफ्फर शाह। जिस तरह से बंगाल अलग से फिरोज तुगलक के समय पर अलग राज्य बन गया था और उसका पहला शासक अलाउद्दीन हुसैन था, हुसैनी राजवंश का, उसी तरह से मालवा का सबसे पहले खिलजी राजवंश की नींव डाली महमूद खिलजी ने 1435 में, और गुजरात में 1401 में गुजरात दिल्ली से अलग हो गया था और यहाँ का प्रथम स्वतंत्र शासक था मुजफ्फर शाह। और इस राजवंश का एक योग्य शासक था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा 1458 से और 1511 ईस्वी तक इस राजवंश का ये योग्य शासक था। तो 1511 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये मुजफ्फर शाह बाबर के समकालीन था गुजरात में, मुजफ्फर शाह। तो आप देखिए यहाँ पर बंगाल में नुसरत शाह बाबर का समकालीन था और गुजरात में मुजफ्फर शाह बाबर का समकालीन था। अब बात करें मेवाड़ की, तो बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का जो शासक था वो राणा सांगा था। वो एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने मालवा, गुजरात तथा दिल्ली के सुल्तानों को पराजित कर अपनी सैनिक योग्यता तथा युद्ध कौशल का परिचय दिया था। मालवा, गुजरात और दिल्ली तीनों को इसने पराजित किया था। इस प्रकार राणा सांगा की अपने खातौली के युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था, इसलिए दिल्ली के शासकों को बता रहे हैं, दिल्ली के शासक को भी राणा सांगा ने हराया था। उसके अलावा इसने मालवा के शासक महमूद द्वितीय को भी हरा करके बंदी बना लिया था। तो इस तरह से राणा सांगा ने मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों को हरा करके और अपनी सैनिक योग्यता तथा युद्ध कौशल का परिचय दिया था। इस प्रकार राणा सांगा की अपने पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से शत्रुता चल रही थी। अब हम बात करें, देखो पहले हो गया दिल्ली की क्या स्थिति थी, फिर बंगाल, फिर मालवा, फिर गुजरात, फिर मेवाड़। अब हमारा अगला राज्य हम देखते हैं सिंध और मुल्तान की क्या राजनीतिक स्थिति थी। सिंध और मुल्तान, हमने दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ बाबर के आक्रमण के समय इनकी स्थिति देखी, कौन यहाँ के शासक थे। सिंध और मुल्तान 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिंध की स्थिति शोचनीय बनी हुई थी। 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध क्या होता है, 1501 से लेकर के और 1525 तक का जो समय होता है, ये 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होता है। ठीक है। 1516 में कंधार के गवर्नर शाह बेग अरगुन ने
शाह बेग अरगुन, ये कंधार का गवर्नर था। कंधार 1516 में कंधार का गवर्नर था शाह बेग अरगुन। इसने सिंध पर अधिकार कर लिया, शाह बेग अरगुन ने, और अरगुन वंश के राज्य की स्थापना की। अरगुन वंश की स्थापना की इसने सिंध पर अधिकार करके। यहाँ के शासक हुसैन शाह ने मुल्तान को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो आप देखिए, सिंध और मुल्तान में अरगुन वंश था बाबर के आक्रमण के समय, शाह बेग अरगुन, और उसके बाद हुसैन शाह। पंजाब की बात करें कि बाबर के आक्रमण के समय पंजाब, तो बाबर के आक्रमण के पहले पंजाब का शासक दौलत खान लोधी था। उसने पंजाब में एक स्वतंत्र शासक की भांति आचरण करना शुरू कर दिया था। इब्राहिम लोधी ने उस अपने कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार से दौलत खान लोधी को नाराज कर दिया था। उसने इब्राहिम लोधी से छुटकारा पाने के लिए बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था इस दौलत खान लोधी ने। तो दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर था जब बाबर ने आक्रमण किया, और ऐसा कहते हैं इसी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, दौलत खान लोधी। कश्मीर की बात करें तो 1339 ईस्वी में शाह मिर्जा ने कश्मीर में मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। शाह मिर्जा 1339 मुस्लिम राजवंश की स्थापना की कश्मीर में। और जैनुल आबिदीन, ध्यान रखिएगा, जैनुल आबिदीन का जो संबंध था वो कश्मीर से था, इसने कश्मीर पे शासन किया था। जैनुल आबिदीन कश्मीर का सबसे योग्य और प्रसिद्ध सुल्तान था। 1470 में इसकी मृत्यु हो गई जैनुल आबिदीन की। इसके बाद राज्य में अशांति एवं अराजकता फैल गई, और बाबर के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह कश्मीर का शासक था। मोहम्मद शाह, बाबर के आक्रमण समय कश्मीर का शासक मोहम्मद शाह। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का हिंदू राज्य बहुत विशाल था। यहाँ के शासक शक्तिशाली थे। अभी तक दिल्ली का कोई भी सुल्तान उड़ीसा पर अपनी सत्ता दृढ़ता पूर्वक स्थापित नहीं कर पाया था, और उत्तरी भारत की राजनीति में उड़ीसा राज्य का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। कोई ज्यादा इंटरफेयर उड़ीसा के शासकों ने उत्तरी भारत की राजनीति में नहीं किया। खानदेश 1338, ये महाराष्ट्र के ऊपर, वर्तमान जो महाराष्ट्र है वहां पर अहमदनगर था, उसके ऊपर गुजरात और महाराष्ट्र के थोड़े थोड़े भाग में ये खानदेश स्थित था। देखिए मैं आपको बताऊं इसकी स्थिति क्या थी खानदेश की। खानदेश की मैं भौगोलिक स्थिति आपको बताता हूँ। ये जो एरिया था ये खानदेश था उस समय पर। ये अहमदनगर था, ये बीजापुर, ये बीदर, ये बरार, ये विजयनगर साम्राज्य था उस समय। ये भौगोलिक स्थिति थी इनकी। तो खानदेश 1338 में मलिक राजा फारूकी ने खानदेश में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। कश्मीर में मैंने बताया था आपको कि 1339 में शाह मिर्जा ने कश्मीर में मुस्लिम राजवंश की नींव डाली, और खानदेश में मुस्लिम राज्य की नींव किसने डाली? मलिक रजा फारूकी ने 1388 में। खानदेश तथा गुजरात के सुल्तानों में सदैव आपस में संघर्ष होता रहता था, क्योंकि देखिए गुजरात यहाँ पर था, खानदेश यहाँ पर था, तो इनमें संघर्ष होता रहता था। बाबर के आक्रमण के समय मीरन महमूद ये खानदेश का सुल्तान था। मीरन महमूद ये खानदेश का सुल्तान था, और खानदेश की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये तो हो गया हमारे उत्तर भारत के राज्यों की राजनीतिक स्थिति। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्य बाबर के आक्रमण के समय। दक्षिण भारत के राज्य, तो बहमनी राज्य की बात करें सबसे पहले। बहमनी राज्य, अलाउद्दीन बहमन शाह
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी 3 अगस्त 1347 को। तो 1347 में दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हुई और बहमनी राज्य के सुल्तानों को विजयनगर राज्य के हिंदू राज्य से निरंतर संघर्ष करना पड़ा। रायचूर का जो दोआब था, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। दोआब दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। जैसे उत्तरी भारत में जो दोआब है वो गंगा और यमुना के बीच में है, और दक्षिण भारत में रायचूर दोआब था जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का भाग था, उपजाऊ भाग था। इसको लेकर के बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य में संघर्ष होता रहता था। कालांतर में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। देखिए पहले 4 भागों में था, सैफुद्दीन गोरी ने 4 भागों में बांटा था बहमनी राज्य को। उसके बाद महमूद गवां प्रधानमंत्री बना, तो इसने 8 भागों में बांट दिया इन 4 भागों को, और फाइनली लास्ट में जब बहमनी राज्य का पतन हो गया तो इसे 5 भागों में बांट दिया। यहाँ पर 4 भागों में, यहाँ पर 8 भागों में और यहाँ पर 5 भागों में बांट दिया इसको। तो बहमनी राज्य कालांतर में स्वतंत्र 5 राज्यों में विभाजित हो गया। ये 5 राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ये मुस्लिम राज्य भी आपस में लड़ते रहते थे, जिससे इनकी शक्ति कमजोर होती गई। तो बहमनी राज्य था एक तो दक्षिण में, और दूसरा था विजयनगर राज्य, विजयनगर साम्राज्य। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दक्षिणी भारत में विजयनगर के हिंदू राज्य की स्थापना की थी। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर राज्य का शासक कृष्णदेव राय था। तुलु वंश, विजयनगर पर अनेक वंशों का शासन रहा, संगम वंश, तुलु वंश आदि का। कृष्णदेव राय था जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। एक प्रतापी एवं योग्य शासक था, उसे बहमनी राज्य के सुल्तानों से संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार दक्षिण भारत की राजनीतिक दशा भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति शोचनीय थी। देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ये राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, भारत इस समय एक देश न होकर राज्यों का समूह था। बाबर के आक्रमण के समय अथवा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुल मिलाकर देश की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि एक प्रबल और दृढ़ निश्चयी आक्रमणकारी के लिए भारत में प्रभुत्व जमाना कोई कठिन कार्य नहीं था। इस तरह से बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में कुछ छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे बाबर के आक्रमण के समय 4 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख कीजिए जो हमने पढ़े अभी। तो देखिए दिल्ली में भी इब्राहिम लोदी था, ये भी मुस्लिम राज्य हो गया। बंगाल में मुस्लिम राज्य था, गुजरात में था, और मालवा, और अगर एक और देखें तो बहमनी साम्राज्य भी मुस्लिम राजवंश का ही था। तो इस तरह से बाबर के आक्रमण के समय ये मुस्लिम राज्य थे, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा, बहमनी। इस तरह से जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप ध्यान से सुने समझें। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 वर्ड्स उनकी आंसर लिमिट होती है। तो इनमें से सारी चीजें जो पढ़ाई गई है आपको, इनमें 500 वर्ड्स तक के आंसर आप लिख पाएंगे। 250 वर्ड्स की आंसर लिमिट के भी उसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली और बंगाल के शासक कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली का तो इब्राहिम लोदी था और बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा सांगा था। बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ, तो 14 फरवरी 1483, ये फरगना, 14 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म हुआ।
बाबर के समकालीन दो शक्तिशाली हिंदू राज्यों और उनके शासकों के नाम लिखिए। तो देखिए बाबर के समकालीन दो शक्तिशाली हिंदू राज्यों में एक तो विजयनगर था जो दक्षिण में था, कृष्णदेवराय तुलु वंश का उसका शासक था, एक तो विजयनगर। दूसरा मेवाड़ था जो उत्तर भारत का था, यहाँ पर राणा सांगा था। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे बाबर द्वारा समरकंद पर किए गए सैनिक अभियानों का उल्लेख कीजिए। तो बाबर ने एक तो 1497 ईस्वी में और 1501 ईस्वी में, 1511 ईस्वी में, इस तरह से 3 बार समरकंद पर उसने आक्रमण किया और 1511 ईस्वी में 3 बार आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। परंतु तीनों ही बार कुछ समय शासन करने के बाद उसके हाथ से समरकंद निकल गया था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।